भारत के बड़े बड़े साम्राज्यों की कहानी तो हम सबने सुनी है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? मतलब इसकी जड़ कहाँ है? आज हम ठीक वहीं चलेंगे, महाजनपदों के उस दौर में। सवाल तो बहुत ही दिलचस्प है ना? देखिए, हम सब ने मौर्य, मुगल, अशोक, अकबर जैसे बड़े बड़े नामों के बारे में सुना है, लेकिन ये जो एक साम्राज्य बनाने का आइडिया है, ये आखिर आया कहाँ से? इसकी पूरी कहानी महाजनपदों के दौर में छुपी है। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, टाइम में पीछे, एक ऐसे दौर में जब भारत का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था और पहली बार बड़े बड़े राज्यों की नींव रखी जा रही थी। ये बात है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। और जानते हैं, अंगुत्तर निकाय जैसे पुराने बौद्ध ग्रंथ इस दौर को इतिहास का एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो समय था जब छोटे छोटे कबीले अब एक होकर बड़े और ताकतवर राज्यों में बदल रहे थे। और इनकी संख्या कितनी थी, कोई अंदाजा है? एक दो नहीं, पूरे 16। जी हाँ, 16 नए राज्य, और इन्हीं को हम महाजनपद कहते हैं। ये उस समय के उत्तर पश्चिम बॉर्डर से लेकर आज के बिहार तक फैले हुए थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये राज्य अचानक से कैसे बन गए? ऐसा क्या हुआ था उस समय? इसका जवाब एक क्रांति में छिपा है। एक ऐसी क्रांति जिसने सब कुछ बदल दिया, टेक्नोलॉजी को भी और समाज को भी। ये एक तरह का चेन रिएक्शन था, एक डोमिनो इफेक्ट कह सकते हैं। और इसकी शुरुआत हुई एक धातु से, लोहा। जब गंगा के मैदानों में लोहे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर शुरू हुआ, तो उसने एक ऐसी कड़ी शुरू की जिसका आखिरी नतीजा था इन बड़े बड़े महाजनपदों का बनना। तो देखिए, इस पूरे बदलाव के पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली तो थी लोहे की टेक्नोलॉजी। इससे खेती के लिए बेहतर औजार बने और लड़ाई के लिए बेहतर हथियार। दूसरा, खेती इतनी जबरदस्त होने लगी कि जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा, और इसी सरप्लस अनाज ने एक ऐसे क्लास को जन्म दिया जो खेती नहीं करता था, यानी राजा और सैनिक। और तीसरी बड़ी वजह थी नए आइडियाज। बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए दर्शन आए जो अहिंसा की बात करते थे। अब इसका फायदा ये हुआ कि खेती के लिए जरूरी जानवरों को, यानी मवेशियों को, मारा नहीं जाता था, तो खेती और मजबूत हो गई। इस पूरे बदलाव की कहानी जनपद शब्द के मतलब में ही छिपी है। इसका मतलब होता है जन का पद, यानी किसी कबीले के कदमों के निशान। सोचिए, ये उस एक पल की कहानी कहता है जब घूमते फिरते कबीले पहली बार एक जगह टिक कर बस गए और कहा, ये हमारी जमीन है। कितना कितना गहरा मतलब है इसका। तो ठीक है, राज्य तो बन गए, लेकिन अब सवाल ये था कि इन राज्यों को चलाएगा कौन और कैसे? ये दौर सिर्फ राज्य बनने का नहीं था, ये एक लड़ाई का भी दौर था, 2 अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स के बीच। समझ लीजिए कि ये पूरा इलाका एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लेबोरेटरी बन गया था, जहां 2 एकदम अलग अलग तरीकों से सरकार चलाने का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो देखिए, एक तरफ था राजतंत्र यानी मोनार्की, जहां एक राजा होता था और उसके बाद उसका बेटा राजा बनता था। सारी ताकत, सारा टैक्स, सारी सेना, सब कुछ एक आदमी के हाथ में। और दूसरी तरफ थे गणसंघ। यहाँ कोई एक राजा नहीं था, बल्कि कई क्षत्रिय सरदारों की एक काउंसिल मिलकर फैसले लेती थी। हर सरदार अपने अपने इलाके से टैक्स लेता था और अपनी छोटी सी सेना रखता था। अब ये जो गणसंघ थे, जैसे कि वज्जी और मल्ल, ये दरअसल एक तरह का रिएक्शन थे, एक विद्रोह। किसके खिलाफ? वैदिक काल के बहुत सख्त जाति और वर्ग के नियमों के खिलाफ। ये लोग एक ज्यादा सरल और बराबरी वाले समाज की बात करते थे, जो उनके कबीलाई आदर्शों के ज्यादा करीब था। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, क्या ये गण संघ वाकई में डेमोक्रेटिक थे? मतलब जैसे ही हम गण राज्य या रिपब्लिक शब्द सुनते हैं, हमें लगता है कि वहां हर किसी को बराबरी का हक होगा। पर क्या सच में ऐसा था? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। सत्ता हर किसी के लिए नहीं थी। फैसले लेने का हक सिर्फ कुछ गिने चुने ताकतवर क्षत्रिय परिवारों के पास ही था। आम लोग, महिलाएं, इन सब का इसमें कोई रोल नहीं था। तो ये डेमोक्रेसी से ज्यादा एक ओलिगार्की थी, यानी कुछ लोगों का शासन। तो अब हमारे पास 2 अलग अलग सिस्टम हैं, 16 अलग अलग राज्य हैं और सबके सब आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे में क्या होगा? जाहिर है, लड़ाई। अब इन 16 में से किसी एक को सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरना था। और बस वर्चस्व की ये लड़ाई शुरू हो गई। ये सभी राज्य एक दूसरे पर हावी होने के लिए, एक दूसरे की जमीन पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ने लगे।
माहौल में एक टेंशन बढ़ने लगा था। लेकिन इन सब के बीच एक राज्य था जिसके पास एक ऐसा एडवांटेज था जो बाकियों के पास नहीं था, एक सीक्रेट वेपन, और वो था उसका ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और वो राज्य था मगध, आज के पटना और गया के आसपास का इलाका। इसकी लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक तरफ गंगा और सोन जैसी नदियां थीं जो इसे सुरक्षा देती थीं, और इसकी जो राजधानी थी, राजगृह, वो तो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। मतलब एक तरह का नेचुरल किला जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। तो आखिरकार इस पॉलिटिकल जंग का नतीजा बिल्कुल साफ हो गया। जो राजतंत्र वाला सिस्टम था, जहां एक राजा, एक सेंट्रलाइज्ड सेना और एक ही खजाना होता था, वो सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट साबित हुआ। गणसंघ, जहां ताकत बटी हुई थी, वो इनके सामने टिक नहीं पाए। और मगध ने इसी ताकत के दम पर एक एक करके बाकी राज्यों को हराना शुरू किया और उन्हें अपने मिला लिया। और इस तरह वो बन गया सबसे शक्तिशाली महाजनपद, जिसने आगे चल के भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो ये थी कहानी कि कैसे 16 महाजनपदों के बीच की इस जबरदस्त जंग से भारत के पहले साम्राज्य का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। मगध ने भारत का पहला साम्राज्य तो बना दिया, पर उस साम्राज्य ने दुनिया कैसी बनाई? ये वो सवाल है जो हमें इतिहास के एक और बेहद दिलचस्प अध्याय की तरफ ले जाता है।